एक 60 साल की बुजुर्ग महिला अपने घर में अकेली रहती थी। वह महिला सरकारी टीचर थी। अब वह रिटायर हो चुकी थी और उसको पेंशन भी अच्छा खासा मिलता था, क्योंकि जो मास्टर लोग होते हैं उनको पेंशन और तनख्वाह बहुत अच्छा खासा मिलता है। अब वह रिटायर हो चुकी थी, पेंशन भी मिल रहा था। जो उसका घर था काफी बड़ा था। वह फ्लैट को एक-एक फ्लैट करके रेंट पे चढ़ा दिया था, किराए पर दे रखा था। उसको वहां से भी पैसा अच्छा खासा मिलता था, यानी कि उस बुजुर्ग महिला को पैसे रुपए की कोई दिक्कत, कोई कमी नहीं थी। किराए पे भी वो चलाती थी और पेंशन पे भी उसको पेंशन भी मिलता था। उसकी ज़िंदगी बहुत आराम से गुज़र रही थी। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस बुजुर्ग महिला के साथ कुछ ऐसा हादसा होता है, जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिर ये कैसे हुआ? क्या है पूरी कहानी? उस रात की क्या है पूरी कहानी? चलिए आज के वीडियो में मैं पूरी की पूरी आपको बताती हूँ। दोस्तों, अगर चैनल अच्छा लगे, मंजू वीडियो का अच्छा एक लगे तो लड़का चैनल है को जरूर और उसके सब्सक्राइब पति कीजिए। इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मंजू का लड़का अपनी पत्नी के साथ मुंबई शहर में रहता है और वहीं पर वह नौकरी करता है। मंजू पहले सरकारी टीचर थी, लेकिन अब वह रिटायर हो चुकी है, इसीलिए वह घर पर अकेली रहती है। और जो उनके घर था वह बहुत बड़ा बंगला था, इसीलिए कुछ किराएदार लोगों को भी रखती है। मंजू दिल्ली में रहती थी। मंजू को पेंशन भी मिलता है और वहां से किराए के पैसे भी उसको अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि उसका घर दिल्ली जैसे सिटी में था और बहुत बड़ा था। उसकी ज़िंदगी आराम से गुज़रती जा रही थी, लेकिन उनका जो मन था ना, वह बच्चों वाला था। वह 25 साल की लड़कियों जैसे फ़ील करती थी। मंजू घर पर अकेली रहती थी, इसीलिए एक नौकरानी रखी थी और वह नौकरानी सुबह में 10 के आस-पास आती थी और दोनों टाइम का एक ही बार खाना बनाकर चली जाती थी। एक दिन वह नौकरानी आती है खाना बनाने के लिए, क्योंकि वह जो है मंजू जो उस नौकरानी थी, उसका डेली का काम था खाना बनाना। तो उस दिन भी वह खाना बनाने के लिए आती है और बाहर के दरवाजा लॉक होता है, बाहर से दरवाजा लॉक होता है। वह जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी, लेकिन दरवाजा खोलने वाला अंदर से कोई नहीं था। नौकरानी दरवाजा को जोर जोर से खटखटाने लगती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। खोलने वाला कोई अंदर था ही नहीं, तो कौन खोलेगा? नौकरानी और जोर से पीटना शुरू कर देती है कि मैडम सोई होंगी तो आवाज सुनेंगी तो खोलेंगी। उसके दरवाजे पीटने की आवाज से सभी लोग, आसपास के लोग दरवाजा के पास इकट्ठा हो जाते हैं, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। जो उसके आसपास के लोग थे वह भी इकट्ठा हो जाते हैं। नौकरानी सोच रही थी कि मैडम जी एक ही बार बोलने पर रोज दरवाजा खोल देती हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि वह दरवाजा नहीं खोल रही हैं। उसके बाद वह दोस्तों, कुछ लोग उस दरवाजे के ऊपर से, एक छोटा सा रोशनदान था, जो पड़ोस वाले थे, वह क्या करते हैं कि सीढ़ी लेकर आते हैं और उस सीढ़ी के द्वारा रोशनदान से झांकने की कोशिश करने लगते हैं कि अंदर का नजारा क्या है। जब झांकने की कोशिश करते हैं तो कुछ उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन अजीब सी स्मेल अंदर से आ रही थी, घर के अंदर से आ रही थी। दरवाजा लोग तोड़ देते हैं और तोड़कर घर के अंदर चले जाते हैं। तभी जो नौकरानी है वह अपने मालकिन के कमरे में जाती है, तो अपने मालकिन को मरे हुए हालत में बेड पर देखकर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और नौकरानी के साथ साथ उसके जो पड़ोसी थे, लोग थे, वह भी जो है, जो दरवाजा तोड़ के अंदर आए थे, वह लोग भी उस लाश के पास जाते हैं और देखकर जो है हैरान रह जाते हैं। सभी लोग के मत से डॉक्टर को बुलाया जाता है। जब डॉक्टर आते हैं तो डॉक्टर ये बताते हैं कि इनको फूड पॉइजनिंग की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है, इनको मौत हो चुकी है। वह मंजू के जो लड़के थे, उनको मंजू के फोन से नंबर निकालकर उनको फोन करके पूरी कहानी बताई जाती है कि तुम्हारी माँ का अब देहांत हो चुका है, आप जल्दी से घर वापस आओ और अपने माँ का अंतिम क्रियाक्रम करो। अब इस तरीके से मंजू का जो लड़का था वह अपनी पत्नी को लेकर मुंबई से दिल्ली वाले घर पर आ जाता है और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवा देता है। उसकी माँ की उम्र 60 साल के आसपास हो चुकी थी। वह समझ रहा था कि उसकी माँ की मृत्यु एक फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है, क्योंकि एज भी ज्यादा हो गया था और वह यहाँ पे था नहीं। लेकिन यह उसकी सोच बिल्कुल ही गलत साबित हो जाती है। जो मंजू का जो लड़का होता है उसका नाम अमित होता है।
जब तब अमित को याद आता है, उसका जो अंतिम क्रियाक्रम हो जाता है, तब अमित को याद आता है कि उसकी माँ के अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं। इसीलिए वह अपनी माँ का पासबुक लेकर बैंक मैनेजर के पास जाता है। बैंक में जाता है और बैंक में जाकर माँ के पासबुक जब चेक करता है तो उसमें एक भी रुपया नहीं था। तब वह मैनेजर से कहता है कि सर, यह मेरी माँ का खाता है और मेरी माँ का दूसरा कोई खाता नहीं है, केवल एक ही खाता है और इस खाते में एक भी रुपया नहीं है। इसमें बहुत सारे पैसे थे। आप एक बार फिर से चेक करिए, हो सकता है आपसे कोई गलतफहमी हो गई हो। अमित मैनेजर से कहता है कि सर, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। तब मैनेजर कहता है कि देखो, मैं बहुत अच्छे से इस खाते को चेक किया हूँ, इसमें एक भी रुपया नहीं है, क्योंकि उसकी माँ के खाते में एक भी रुपया नहीं था। बैंक वाला कहता है कि आप जाकर खाता के जो हमसे भी बड़े मैनेजर हैं उनसे बात करो। बड़े पोस्ट पे थे, उनसे बात जो है करने के लिए बोलता है। तब ये क्या करता है अमित की इनसे भी बड़े वाले पोस्ट पे जो मैनेजर थे उनके पास जाता है और खाता चेक करवाता है। कहता है कि मैनेजर साहब, खाता चेक करिए, मेरे पास इसमें बहुत सारे रुपए थे, अब ये दिखा रहा है कि एक भी रुपया नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। अमित जो है आखिरकार यह पूछता है कि ये पैसे सारे गए तो गए कहाँ और कितने तारीख में उतारे गए हैं। जो मैनेजर होता है वह तारीख बता देता है कि सारे पैसे एटीएम से उतारे गए हैं, इतने इतने तारीख से उतारे गए हैं। अब अमित को झटका लगता है कि उसके बेटे उसकी माँ के मरने के केवल 3 दिन पहले ही सारे पैसे उतारे गए थे। 3 दिन बाद सारे पैसे निकाल लिए गए थे। सारा डिटेल जो बैंक वाले होते हैं उसको देते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह सारा काम कौन किया है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। कोई व्यक्ति एटीएम से 3 दिन के अंदर सारा पैसा कैसे निकाल लिया है। और दोस्तों, एटीएम का जो लोकेशन जो पता लगाता है तो मिलता है, तो वह अमित जो है एटीएम का लोकेशन निकलवाता है। के एटीएम के जो लोकेशन है उसी के इंफॉर्मेशन से ये क्या करता है कि एटीएम का लोकेशन निकलवा लेता है और वहां पे ये पहुंचता है। तो वहां पे जो एटीएम होता है, एटीएम के लोकेशन के पास यहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज होता है, उसको ये चेक करवाता है। जब उसको चेक करवाता है तो उसमें एक लड़का इसको दिखाई देता है। वो लड़का, उसका नाम बंटी होता है और वही सारा पैसा निकाल रहा है और निकाला था। बंटी इसी के घर में किराएदार के रूप में रहा करता था। और जो बंटी होता है, अमित जो होता है, वह जब इतना जान जाता है तो तुरंत पुलिस के पास जाता है, पुलिस वालों के पास जाता है और उसकी जो मोबाइल का नंबर था उसका लोकेशन पुलिस निकलवाने के लिए पुलिस वाले से बात करता है कि मतलब ऐसी ऐसी बात है और आप ये सारा पैसा मेरा निकाल लिया है। इंफॉर्मेशन मुझे जो है माँ ने मेरा सारा इंफॉर्मेशन मुझे दे दी थी कि बंटी जो है मेरे घर में किराएदार के रूप में रहा करता था। बंटी, मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ का मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार यही सोचकर कर दिया कि मेरी माँ का मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गया है। सारा डिटेल वो पुलिस वाले को बताता है, अपनी जो भी कहानी है। पुलिस वाले सुनते हैं तो अमित को कहते हैं कि तुम्हारी माँ के को जो मारा है उसको जल्दी से जल्दी हम पता लगा लेंगे, तुम टेंशन मत लो। अमित होता है वह बंटी का नंबर अपनी माँ के मोबाइल से निकालता है और निकालने के बाद पुलिस वाले उस मोबाइल नंबर को ट्रेस पे लगाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि कोलकाता में मकान नंबर 44 और गली नंबर 2 में यह लड़का रहता है। पुलिस उस लोकेशन पर तुरंत पहुंचती है, छापा मारती है और उस बंटी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो दोस्तों, बंटी कुछ ऐसे सच के बारे में बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और जो अमित होता है वो भी बिल्कुल ही उसकी होश उड़ जाते हैं कि मेरी माँ ऐसा भी काम कर सकती है। तब वह कहता है कि मैं दिल्ली में नौकरी करने के लिए गया था। मैं बहुत ही गरीब परिवार से था। वहां पर मैं अपने दोस्त के रूम में रहता था, कम पैसे में और नौकरी करता था। लेकिन मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी कि मैं भी दिल्ली आना चाहती हूँ, आप वहीं पे नौकरी करते हैं, मैं शहर घूमना चाहती हूँ। तब मैंने सोचा कि अपने दोस्त के घर में तो मैं अपने पत्नी के साथ नहीं रह सकता हूँ, अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिनों के लिए मैं दूसरे रूम में रहूं। इसीलिए मैं एक ऐसे रूम की तलाश कर रहा था जहां पर मेरी पत्नी सुकून से रह सके। तभी मेरी मुलाकात मंजू मैडम से हुई
और मैं उनसे रूम के बारे में बातचीत किया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ, यहाँ पे रूम एक खाली है, वहाँ पर आप रह सकते हो। उसी घर में मैं रहने लगता हूँ, लेकिन उसके बाद में मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, लेकर आने के बाद मेरी पत्नी में और मंजू मैडम में काफ़ी ज़्यादा गहरा धीरे-धीरे प्रेम बढ़ने लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह अकेली औरत है और मेरी पत्नी भी अकेली है, इसीलिए ये दोनों इतनी अकेलेपन को अपने दूर करने के लिए बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। कोई जो है टाइम पास कर रहा है, टाइम पास होना ही चाहिए। वो भी विधवा है, मेरी पत्नी भी अकेले हैं, तो बातचीत किया करते थे। दोस्तों, यह लोग एक परिवार की तरह वहाँ पर रहा करते थे। तभी दोस्तों एक दिन बंटी अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ रिलेशन बना रहा था और दोनों लोग बिना कपड़े के सोए हुए थे, और जो मंजू मैडम थी बंटी की पत्नी से मिलने के लिए जा रही थी। तभी वह खिड़की से दोनों लोगों को इस अवस्था में देख लेती हैं। उनके मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। इस तरीके से बातचीत वह बंटी से भी करने लगती हैं। उसी दिन के बाद से उसकी पत्नी से और भी ज़्यादा करीब हो गई थी, और उस दिन के बाद और भी ज़्यादा बंटी के करीब जो है जाने की कोशिश करने लगती हैं। यही वजह था कि बंटी अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, तुम्हारा मन था ना शहर में घूमने का, तो मैं तुम्हें घुमा दिया। क्योंकि बंटी का जो सैलरी था वो काफ़ी कम था, बंटी की सैलरी भी कम थी, बंटी घर पे पैसा भी नहीं भेज पाता था क्योंकि किराए का घर था और हर खर्चा उसको चलाना पड़ता था, मेंटेन करना पड़ता था, तो उसका खर्चा जो है मेंटेन नहीं वह कर पा रहा था। वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम गाँव चली जाओ, मेरी सैलरी इतना नहीं है कि मैं तुम्हें भी खर्चा दे दूँ और अपने परिवार को भी खर्चा दूँ। और कहता है कि तुम दिल्ली में 6 महीने तक मैंने तुमको रखा, घुमा दिया, अब तुम घर पर चले जाओ, क्योंकि मेरी तनख्वाह बस केवल 15,000 में मैं क्या-क्या कर मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। तुम खुद सोच सकती हो, और तुम्हें यहाँ पर रख रहा हूँ तो मेरा पैसा भी नहीं बच रहा है, इसीलिए तुम गाँव पर चली जाओ। बंटी अपनी पत्नी को समझाता है, पत्नी मान जाती है, गाँव लेकर चला आता है। 3-4 दिन बाद जब गाँव से वापस दिल्ली आता है तो वह मंजू मैडम के घर में रहने लगता है। लेकिन एक दिन मंजू मैडम से वह कहता है कि मंजू मैडम, इतने आपका जो है रूम का रेंट है, किराया है, मैं इतना नहीं दे पाऊँगा, इसीलिए मैंने अपनी पत्नी को हटा दिया। मैं जहाँ पे रहता था अपने दोस्त के यहाँ, मैं वहीं पे रहूँगा, मैं आपका रूम छोड़ रहा हूँ। तब मंजू मैडम कहती है कि तुम्हें इस रूम को छोड़ने से पहले 2 महीने का एडवांस किराया मुझे देना पड़ेगा। पैसा तुमको जमा करना होगा, उसके बाद तुम रूम छोड़ सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडवांस पैसा तुम्हें देना ही पड़ेगा, वो भी 2 महीने का, नहीं तो तुम यहाँ पे रूम नहीं छोड़ सकते हो, रहोगे। इसके पर इतनी बात पे बंटी काफ़ी ज़्यादा मंजू मैडम से नाराज़ हो जाता है और कहता है, यह कहाँ का नियम है, यह कहाँ का न्याय है, यह कहाँ का रूल है? मैंने तो ऐसे किराएदारी कभी नहीं देखी है, जो आप मुझे बता रही हैं। तब मंजू मैडम कहती है कि रूल तो रूल, नियम तो नियम होता है, पर तुम्हें एक मेरा काम करना है। मेरा एक काम तुम्हें करना होगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुमसे किराया भी का पैसा भी नहीं मांगूंगी, और तुम यहाँ से पर सुकून से रह सकते हो, आराम से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब ये बंटी कहता है कि बताइए क्या क्या बात है। मंजू मैडम कहती है कि तुम जो काम अपनी पत्नी के साथ करते हो वह काम तुम्हें मेरे साथ भी करना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद बंटी आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह 60 साल की महिला मुझे ये काम करने को बोल रही है, मुझसे ये काम करवाना चाहती है, मैं इनके बेटे का उम्र का हूँ और मेरे साथ ये संबंध बनाना चाहती हैं। तो बंटी बहुत सोचता है, फिर बंटी कहता है, मजबूर हो जाता है, बंटी तैयार हो जाता है, कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बंटी सोचता है 60 साल की है, कितने देर तक मुझे बर्दाश्त कर पाएंगी। मंजू मैडम अपने घर में एक नौकरानी रखी थी। जब नौकरानी आती है, खाना बनाकर चली जाती है, तब मंजू मंजू मैडम अपने कमरे में रहती हैं, लेकिन जब नौकरानी खाना बनाकर चली जाती है तो वह बंटी के कमरे में चली जाती हैं, उसके साथ रात में अपना रंगरलिया मनाती हैं। यह सिलसिला उन दोनों का चल पड़ता है। अब बंटी धीरे धीरे मंजू मैडम से परेशान होने लगता है, क्योंकि मंजू मैडम का जो हवस था वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, कम नहीं हो रहा था। बंटी अपने घर जो है 2 साल नहीं गया था, वह अपने घर पे जाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी जब फोन करके कहती है कि आप घर पे नहीं आओगे क्या, तब वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि कंपनी में बहुत सा काम है, समय जो है इस समय बहुत बढ़ा हुआ है, इसीलिए उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी जो है मिलेगी तो तुरंत तुम्हारे पास आ जाएगा। बंटी सोचता है कि मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, इससे तो मुझे छुट्टी ही जिंदगी भर नहीं मिलेगी, ये मुझे छोड़ेगी ही नहीं, एक दिन के लिए भी मुझे छोड़ेगी नहीं।
यह मुझे घर पर जाने ही नहीं देगी क्योंकि इसका हवस बहुत ज़्यादा है और मेरा सारी ज़िंदगी बर्बाद ये करके रख देगी। बंटी यही चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। बंटी धीरे-धीरे इरिटेट होने लगता है मंजू मैडम से, क्योंकि मंजू मैडम का जो मन था 24 घंटे उन्हीं काम को करने को उनका मन लगा रहता था, उनको अच्छा लगता था। बंटी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। बंटी एक योजना बनाता है। बंटी कहता है कि इनको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। एक दिन बंटी कमरे में था, मंजू मैडम रात को आती हैं, उसके साथ जबरदस्ती करती हैं, तुम मेरे साथ गलत काम करो। बंटी भी गलत काम करता है। करने के बाद क्या करता है कि मंजू मैडम का गला दबा देता है, दबाकर उनको मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद उनका जो बॉडी था उसको उठाकर उनके कमरे में ले जाकर बेडरूम में रख देता है और उनका एटीएम लेता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। बंटी सोचता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा, और जब वह जाता है वहां पर अपने महाराष्ट्र, तो वहां के एटीएम के सारे पैसे, वहां के एटीएम से सारे पैसे धीरे धीरे करके 3 दिन के अंदर मंजू का बैंक से उतार लेता है। कहता है अब तो मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, पैसा भी मिल गया, मेरी जान भी बच गई, अब तो ऐस ही ऐस है। इतनी सच्चाई तो पुलिस के भी सुनती है तो उसके भी होश उड़ जाती है। 16 साल 60 साल की महिला जो कर्म की सजा था, किए की सजा थी, इधर बंटी को मिल गई है। बंटी को सजा दी जाती है। पुलिस उसके ऊपर चार्जशीट लगाती है। भले ही कितना वो गुनाहगार नहीं था, लेकिन उसने गुनाह किया था, उसको जेल भेज देती है पुलिस। इधर जो अमित होता है, अमित पुलिस वालों से कहता है कि जब मैं मुंबई से घर आया तो मुझे नहीं पता था कि यह सारा कांड कारनामा हुआ है मेरे पीठ पीछे। जब मैं अपनी माँ के बैंक से पैसा उतारने गया तब मुझे सारी सच्चाई का पता लगा। और दोस्तों, इस तरीके से बंटी के कर्मों की सजा उसको मिल जाती है और उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और जो उसका बेटा, मंजू का बेटा अमित होता है, वह घर पर जाता है। अमित की माँ की जो गलती है केवल इतनी ही थी कि उनकी उम्र 60 साल की हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे, उनके बच्चों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनको अभी भी जो है हवस मिटाना था। बहुत ही अच्छा उनको लगता था हवस मिटाना, लेकिन उनको हवस का जो भूत उनके सर पर चढ़ गया था। जो मंजू मैडम थी वह यह सोच रही थी कि जब तक मैं बंटी को अपने जाल में फंसा के रखूंगी और बांध के रखूंगी और मैं उसको कहीं जाने नहीं दूंगी, कुछ भी काम करने नहीं दूंगी, उतना वो पैसा भी देती थी। यहाँ पर बंटी की भी गलती थी। अगर बंटी चाहता तो कंपनी के काम करने के लिए बाहर जाता था। अगर वह चाहता तो भागने की सोचता तो वह इस दलदल से निकल के और भाग जाता। ऑफिस में जाता तो था, समय पे ऑफिस में जाता था, वहीं से वो भाग जाता था, लेकिन बंटी के ऊपर भी हवस का भूत सवार था और बंटी भी यह काम से लिप्त हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल ही सच्ची घटना के ऊपर है, आधारित है। आप लोग कहीं भी अपनी नौकरी करने जाए, बाहर जाएं, कहीं भी जाएं, कुछ भी करने जाएं, ऐसी महिलाओं के चक्कर में बिल्कुल भी बच के रहिएगा, मत पड़िएगा। और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, किसी के चक्कर में आपको पड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 2 मिनट के मजे के लिए अपनी पत्नी घर पर है, इसीलिए आप लोग 2 मिनट के मजे के लिए पूरी जिंदगी तबाह कर देते हो, जैसे ने बंटी ने किया है। आपको नहीं पता कि यह 2 मिनट की खुशी आपको कितना परेशान करेगा, कितनों को ले डूबेगा और इसकी सजा कितनी बड़ी होगी, यह भी चीज आपको पता नहीं होता है। इसीलिए गलत काम का गलत ही जो है उसका निष्कर्ष निकलता है, गलत ही उसका अंत उसका गलत होता है। तो गलत काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मतलब आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।